चलिए जनाब, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक से, जो कि है डिस्कशन। डिस्कशन किस चीज़ की? डिस्कशन उन स्टेटमेंट्स की जो कि आगा वकार साहब और उनके साथियों ने जो तलत हुसैन का प्रोग्राम जो गालिबन 30 जुलाई 2011 को ब्रॉडकास्ट हुआ था कि अंदर दी अपनी वाटर कार की इन्वेंशन के बारे में। तो मैंने वो कुछ स्टेटमेंट्स जो थी ट्रांसक्राइब कर ली एक टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो पढ़ते हैं जनाब कि स्टेटमेंट्स वो क्या थी। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? डीसी करंट, वो पहली स्टेटमेंट ये कहते हैं जी, डीसी करंट डिवाइस में आ रहा है जिससे गैस जनरेट हो रही है। ये अपने उस इलेक्ट्रोलिसिस वाले डिवाइस के बारे में जिक्र कर रहे थे कि जो डीसी करंट डिवाइस में आ रहा है उससे गैस जनरेट हो रही है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसके लिए हम पिछला पेज खोलते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बात सही है। इलेक्ट्रोलिसिस में ये जो डीसी करंट ही डिवाइस में आ रहा है, उनके सिस्टम में इस बैटरी की जगह कार की बैटरी है, और ये वाला कंटेनर है, इसकी जगह उनका जो सिलेंडर उन्होंने कंटेनर रखा हुआ था सिलेंड्रिकल टाइप, वो था। तो ये वो सही कह रहे हैं कि डीसी करंट ही डिवाइस में आ रहा है जिससे गैस जनरेट हो रही है। सही फरमाया। अच्छा जी, अगला बढ़ते हैं। हमने कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं। अच्छा, कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स। अब इसका उन्होंने जरा मसला कर दिया, बिकॉज इसको कैपेसिटर कहना जरा ज्यादती होगी। कैपेसिटर में आपकी कोशिश होती है कि चार्ज आप सेव रखें जो उसके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और जो बीच के अंदर जो मटेरियल होता है कैपेसिटर में, जो कि जी ये वाला मटेरियल है, इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये एक इंसुलेटर होता है। ये चार्ज के फ्लो को दिस टर्मिनल से इस टर्मिनल से उस टर्मिनल, इस टर्मिनल से जो दूसरा टर्मिनल है या ऑपोजिट, रोकता है। तो लेकिन उनका ये कहना है जी, कि जी वो कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं। शायद मुझे ये लगता है कि वो इसको एज अ कैपेसिटर कंसिडर कर रहे हैं, जो कि मेरे नजदीक ज्यादती है। हाँ बिल्कुल। और वो स्टेटमेंट नंबर 3 में कुछ ऐसा ही फरमाते हैं कि कैपेसिटर का काम होता है चार्ज स्टोर कर लेना। तो यकीनन वो इसको एज अ कैपेसिटर समझ रहे हैं। शायद उनका ये ख्याल है कि जब ये चार्ज स्टोर हो जाता है तो ये चार्ज स्टोर ही रहता है और इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो इन प्लेट से या इलेक्ट्रोड से इस सोल्यूशन के अंदर मूव नहीं करते, जो कि ज्यादती है। ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो यहां चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर वो कहते हैं ना, स्टेटमेंट नंबर 4 वो कहते हैं कि उसके ऊपर वो इस चीज के ऊपर अप्लाइड फिजिक्स का टॉपिक है रेजोनेंस। अच्छा जी, वो कहते हैं जब हम रेजोनेंस टॉपिक अप्लाई करते हैं तो उसमें बेसिकली हम पल्स को मॉड्यूलेट करते हैं, और फिर कहते हैं पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करते हैं। तो फिर कहते हैं कि पानी को हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा जी, पहले हम कहते हैं कि जी पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करने का शायद उनका ये मतलब है कि उन्होंने जनाब, शायद क्या, मुझे यकीन इसके अलावा उसका मतलब निकलता नहीं, कि उन्होंने जनाब इधर जी एक स्विच लगाया हुआ है, राइट। तो ये स्विच जो है ना, ये ऑन ऑफ करते हैं। ऑन ऑफ करने से क्या होता है, अगर ये ऑफ है तो जी पल्स इस पोजीशन में है, ऑन होगा तो पल्स ऊपर राइज करेगी, मतलब वोल्टेज आएगी। ये जैसा कि आपने ये पहले इस पेज पे पढ़ा था, देखा था। तो जनाब जब आप इसको ऑन करेंगे फिर आप ऑफ करेंगे तो दोबारा पल्स नीचे आ जाएगी, यानी वोल्टेज 0 हो जाएगी। तो ये जी ऑफ है जी फॉर एग्जांपल, और ये स्टेट जो है ना वो ऑन है। फिर आप ऑन करेंगे फिर ऊपर चले जाएगी, फिर नीचे आएगी, सो फोर्थ। तो उनका ये कहना है कि पानी को ये यूज करें एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है, बिकॉज ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम चार्ज स्टोर नहीं कर रहे और चार्ज कंडक्ट हो रहा है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कैपेसिटर की कहीं पे भी डेफिनेशन या जो भी आप पढ़ लें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस मकसद के लिए होता है कि चार्ज को फ्लो होने से रोके। अच्छा जी, तो ये कहना है कि जी कि हम कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पर यूज करते हैं। दूसरा वो फरमाते हैं कि जी पल्स को मॉड्यूलेट करते हैं। तो पल्स को मॉड्यूलेट कैसे करते हैं जी, ये जो विड्थ मॉड्यूलेट करते हैं,
या उसकी पल्स को की वेट मतलब छोटी बड़ी करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऑन किया, फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ किया, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन किया, फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ किया, थोड़ी देर के लिए ऑन किया, फिर जनाब मॉडुलेट चेंज करते हैं जी, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन कर लिया, फिर ज़्यादा देर के लिए ऑन किया, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन किया, मतलब चेंज करते हैं उसको। अच्छा, फिर कहते हैं कि जब पानी को डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे और कैथोड और एनोड पर यूज करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल पल्स की विड्थ को बढ़ाने से खिंचता है। अच्छा, तो पानी जब चलिए इसका कोई ऐसे चालक पल्स की विड्थ को बढ़ाने से नहीं, हाँ जरूर खींचता है। जब पल्स आती है, जब पल्स ये ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ज़रूर पानी का मॉलिक्यूल अगर पानी का मॉलिक्यूल तो नहीं, हाइड्रोजन और नेगेटिव आयंस हैं, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो खींचते हैं एथोड और कैनोड की तरफ। सही कहा, मतलब कुछ हद तक सही कहा, इतना सही भी नहीं, कुछ हद तक। फिर कहते हैं ये पल्स की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बल्क में प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, पल्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का जनाब सीधा साधा मतलब ये है कि आपने वोल्टेज इंक्रीज की। ये कोई इसके अंदर ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, आपने वोल्टेज इंक्रीज की। वोल्टेज कैसे इंक्रीज की, मतलब हो सकता है आपने यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगाया हो जिसको वेरिएट करने से इसकी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। तो मतलब जो आगे दो पॉइंट्स हैं। अच्छा, एनी हाउ, तो जब उन्होंने पल्स कहते हैं पल्स की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं। पल्स की इंटेंसिटी जी फॉर एग्जांपल अगर ऑफ स्टेट के अंदर उसकी वोल्टेज तो चले 0 है, लेकिन ऑन स्टेट के अंदर से पहले उसकी जी से 5 वोल्ट थी, फिर बाद में जी से 10 वोल्ट हो गई। मतलब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। तो शुरू में जी से 5 वोल्ट थी, फिर कहते हैं जी हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो उसका मतलब ये कि जी से इंक्रीज कर दी। ये एक एग्जांपल है जी, से 10 वोल्ट हो गई जी जो वोल्टेज की पल्स की इंटेंसिटी है। ठीक, कहते हैं कि बल्क में प्रोड्यूस हो जाती है इससे। कुछ हद तक सही कह रहे हैं वो। बल्क में कैसे प्रोड्यूस होती है भाई, ये इसका ताल्लुक जो फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उससे है। वो सब फरमाते ये हैं कि जो अमाउंट जो प्रोड्यूस होती है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, जो चार्ज फ्लो हो रहा है इस इलेक्ट्रोलाइट में से। तो उनका ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो, यानी ये जो अमाउंट है जो प्रोड्यूस हो रही है एनोड और कैथोड के ऊपर वो इंक्रीज हो, तो आपको चार्ज ज़्यादा फ्लो करने की मतलब आप कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा चार्ज फ्लो हो। और अगर आप चाहते हैं कि अमाउंट कम प्रोड्यूस हो तो आपको चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये चार्ज फ्लो, इन अदर वर्ड्स आपने करंट को कंट्रोल करना है। तो इस सर्किट में आप करंट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज से। तो जब वोल्टेज या पल्स की एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं या वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उनकी बात सही है कि उससे जो अमाउंट जो प्रोड्यूस हो रही थी पहले हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की, वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जो पहले प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक फरमाया। अच्छा, अब उनका ये कहना है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करना शुरू हो गए हैं कि वो फिर आप, अच्छा फिर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कहते हैं जी, फिर देन वी स्टोर इन द स्टोरेज टैंक, कि जी आपने वो स्टोरेज टैंक में स्टोर कर देते हैं और फिर बैटरी को शट ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बैटरी शट ऑफ कर देते हैं। फ्यूल पंप जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करता है द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द इंजन, और फिर इंजन चलता रहता है, यानी फिर उसके बाद ये कि इंजन चलता रहता है, बैटरी को उन्होंने बंद कर दिया। ये जनाब कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आ गई है। आज चले फिर इसको एनालाइज करते हैं कि उनके मुताबिक ये मैं उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से ब्लॉक डायग्राम जो बनती है इसके सिस्टम की, मतलब उनके जो असिस्टेंट थे वो ये फरमा रहे थे प्रोग्राम में, तो उनके मुताबिक जो उनके सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम बनती है वो कैसे बनती है। अच्छा जी, उसके ब्लॉक डायग्राम में जनाब ज़्यादा कोई वो नहीं कि शुरू में आपने एक जनाब वाली है आपकी, जनाब ये है आपकी बैटरी, इधर आपकी बैटरी लगी हुई है। ठीक, शुरू आप बैटरी से कर लें। बैटरी जनाब, अच्छा जी, और बैटरी किधर जा रही है, बैटरी जनाब जाती है उनके वाटर किट के अंदर। इसके अंदर क्या हो रहा है, जवाब दुरुस्त हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस।
चलिए, फिर वाटर किट के बाद क्या हो रहा है? वाटर किट के बाद जनाब अली हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज हो रही हैं, वो कहाँ जा रही हैं? वो जनाब जा रही हैं इंजन के अंदर। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर उसके बाद अच्छा ये वैसे असल इंजन में क्या होता है जनाब, फिर इंजन जो है आपका वो जनरेटर भी चला रहा होता है। तो उनका जो कहने का वो उससे लुबे लबाब था उनकी बातों का, वो ये कि जी इंजन के बाद जब वो जनरेटर जो इंजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकली वो इंजन को चलाएंगी, इंजन जो है वो आगे जनरेटर को चलाएगा, और जनरेटर साहब क्या करेंगे? यू गेस्ड इट राइट, वो जाके जनाब अली बैटरी को चार्ज करेंगे। या थोड़ी सी बार को मॉडिफाई कर दें। वो जाके जनाब अली किसको चला रहे हैं? बैटरी को चार्ज करें। अच्छा जी, ये उनकी मतलब मोटी मोटी ब्लॉक डायग्राम बन गई, उसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, वो हम भी बाद में बनाएंगे। अच्छा, फिर एनालाइज करते हैं इधर हो क्या रहा है जनाब अली। चलिए, इसके साथ साथ हम इसको एनालाइज करने के लिए हम एक बल्कि ठहरिए, पहले हम वैसे इसको रिकैप करते हैं कि हो क्या रहा है। तो बैटरी जनाब कनेक्टेड है, बैटरी से चार्ज निकल रहा है या करंट निकल रही है, हम उसका नाम रख देते हैं जनाब अली C1। ठीक है, उसके बाद जी इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर जाता है इंजन के अंदर, फिर वो जलता है और वहाँ से वो जी जनरेटर, मतलब एक और ब्लॉक भी है यहाँ पे कि उसने गाड़ी भी तो चलानी है, लेकिन बार उसको अभी हम रहने देते हैं। लेकिन फिर इंजन जनरेटर को चलाता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट है वो चार्ज यूज़ होती है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो चलें जी, हम अज्यूम करते हैं कि जो करंट बैटरी जो उसको चार्ज करने के लिए यूज़ हो रही है उसका नाम जनाब अली हम सी रख देते हैं। ठीक है, तो सी बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और C1 जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इसके लिए बल्कि हाँ, और दूसरा हम ये देखते हैं कि यहाँ एनर्जी किस तरह, किस फॉर्म में और कैसे चेंज हो रही है। तो जनाब अली यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी बैटरी के अंदर। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी के अंदर जो थी वो इलेक्ट्रोलिसिस से वो जनाब चेंज हो गई केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर इंजन के अंदर वो चेंज हुई थर्मल एनर्जी, फिर या और मैकेनिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इसको थोड़ा सा मतलब साथ में लिख देते हैं। थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक, और मैकेनिकल एनर्जी जनाब अली फिर से दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हुई, और उसके बाद जो है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल हुई। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए हम एक और फिगर का सहारा लेते हैं। तो यूँ समझिए कि जनाब ये जो बैटरी है ये एक कंटेनर के अंदर मौजूद पानी की तरह है। इसको कैसे ड्रॉ किया जाए? इसको जनाब अली चाय की प्याली, हम एक कंटेनर ड्रॉ करते हैं। ठीक, कंटेनर की लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ नहीं चलिए जनाब, ये कंटेनर ड्रॉ हो गया। अच्छा, तो ये समझते हैं कि बैटरी कंटेनर की मानंद है,
और इसके अंदर जो है, इसके अंदर चार्ज स्टोर हुआ है। चार्ज को चले हम जो है इस तरह हम उसको दिखा देते हैं पिक्टोरियली। एक्चुअली ऐसे तो नहीं स्टोर हुआ होता, लेकिन जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो ये चार्ज ऐसे स्टोर हुआ हुआ है। अच्छा जी, तो बैटरी के और इसके साथ इसके जी जो ये आपको कनेक्शन नज़र आ रहा है कि बैटरी आप इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए यूज़ हो रही है, तो हम जनाब अली इसके नीचे एक छोटी सी ओपनिंग रखते हैं, मतलब उसकी जो इस फिगर के करीब बनाने के लिए, जिसके अंदर से जनाब ये पाइप से निकल रहा है। ठीक, अच्छा जी, तो ये क्या है जी, इस पाइप से क्या निकल रहा है? इस पाइप से C1 निकल रहा है। अच्छा जी, फिर जनाब अली ये जो बीच का सिलसिला है उसको हम इस डॉटेड पाइप से दिखा देते हैं। ठीक, और ये जनाब आगे जाके फिर जनाब अली जब दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो समझ लें ये जनाब एक चार्ज एक लिक्विड की या पानी की मानंद है, जो वापस फिर इस कंटेनर में आता है। चार्ज को हमने इस तरह शो किया, तो इससे जो कंटेनर से जो चीज़ निकलेगी वो क्या चीज़ है? C निकल रहा है, C अमाउंट ऑफ चार्ज इससे निकल रहा है। सॉरी, इस कंटेनर से नहीं, इस पाइप से। तो C अमाउंट ऑफ चार्ज है इस पाइप से निकल रहा है। ठीक, तो कर क्या रहा है ये? C1 अगर इधर से इस कंटेनर से C1 निकलता है, सॉरी, तो इस कंटेनर से C1 निकलता है, तो फिर उसके बाद जनाब अली वो इलेक्ट्रोलिसिस में खर्च होता है, फिर इंजन चलता है, उससे जी हाइड्रोजन निकलती है, उससे इंजन चलता है, फिर जनरेटर चलता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो वो जो अमाउंट ऑफ चार्ज दोबारा बैटरी को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको वो दैट अमाउंट इज C। ठीक जनाब। अच्छा, अब हम इस डायग्राम के साथ डिफरेंट केसेस कंसिडर कर सकते हैं। पहला केस जनाब हम लेते हैं, कौन सा? केस नंबर 1। इस केस में क्या है, हम ये अज्यूम करते हैं कि आइडियल सिचुएशन है, यानी इंजन के अंदर किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हो रहा है, यानी इंजन के मूविंग पार्ट्स की वजह से कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही, या कोई हीट फ्रिक्शन की वजह से कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी कोई लॉस नहीं हो रहा, हम अज्यूम कर रहे हैं, और सारी की सारी जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी की सारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और फिर उसके बाद इंजन चल रहा है, इंजन के अंदर कोई लॉस नहीं, फिर जनरेटर के अंदर कोई लॉस नहीं। तो केस 1 जो है ना आइडियल है, जिसके अंदर कोई लॉस नहीं है, और प्लस ये है कि इसके साथ कोई लोड नहीं लगा हुआ। बैटरी के साथ कोई लोड नहीं है, नो लोड, बैटरी के साथ भी नहीं है, इंजन के ऊपर भी कोई लोड नहीं है। ठीक है ना, नो लोड ऑन बैटरी एंड इंजन। ठीक, अच्छा जी, अब सिचुएशन ये है कि क्या, फिर अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस केस के अंदर ये सिस्टम चलेगा? जी हाँ, किसी भी लॉस की एब्सेंस की सूरत में चूंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस अपनी असल फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सिस्टम चलेगा। तो ये होगा ये कि जितना चार्ज यहाँ से निकल रहा है उतना ही चार्ज बैटरी में एंटर हो रहा है, और कोई किसी किस्म का लॉस नहीं है। तो ये जो कंटेनर का जो लेवल है ये उतने का उतना ही रहेगा, जो चार्ज का लेवल है इसके अंदर वो उतने का उतना ही रहेगा। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं? केस नंबर 2 में हम बैटरी के साथ कुछ एडिशनल लोड कनेक्ट कर देते हैं। क्या लोड कनेक्ट करें बैटरी के साथ? जनाब बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया
गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो हमने कनेक्ट कर दी, राइट। और हमने गाड़ी का जी जनाब अली डेक लगा दिया। डेक का हम नेक कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो अच्छा, बहरहाल तो हमने ये दो चीज़ें जी गाड़ी के ऊपर लगा दी, बैटरी के ऊपर लगा दी। तो बैटरी से जो करंट है वो इन दो चीज़ों में भी जा रहा है, जो गाड़ी का जो जो लाइट्स वगैरह है उसके ऊपर जा रहा है और जो गाड़ी का डेक है उसके ऊपर जा रहा है। तो इसको हम इधर फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जनाब? इसको फिगर में शो करने के लिए हम इसके अंदर एक और छोटा सा सुराख कर देते हैं नीचे, ठीक। चलिए जनाब हमने छोटा सा सुराख कर दिया और इसके अंदर से जो चीज़ निकल रही है उसका हमने, जो अमाउंट ऑफ चार्ज निकल रहा है उसका हमने C2 का नाम दे दिया, ठीक जनाब, काम हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस सूरत में कि जब स्टिल सिचुएशन जो है वो आइडियली है, हमने सिर्फ एक हमने जो डिफरेंस हमने केस 1 के साथ किया, हमने ये किया कि सिर्फ जो है ना वो हमने ये किया कि बैटरी के साथ लोड कनेक्ट कर दिया, तो स्टिल नो लोड ऑन इंजन। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब सवाल ये कि सिस्टम चलेगा या नहीं। तो सिस्टम के चलने के लिए जरूरी है कि जितना चार्ज यहां से निकल रहा है उतना ही चार्ज एंटर हो रहा हो, वरना क्या होगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, और बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर चार्ज निकल नहीं सकेगा, चार्ज नहीं निकलेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, हाइड्रोजन नहीं बनेगी, हाइड्रोजन नहीं बनेगी तो इंजन नहीं चलेगा, इंजन नहीं चलेगा तो जनरेटर कैसे चलेगा, और जनरेटर नहीं चलेगा तो चार्ज वापस कैसे आएगा, सही। तो बैटरी के ड्रेनेज यानी कंप्लीट ड्रेनेज को रोकने के लिए ये जरूरी है कि जितना चार्ज इसके अंदर एंटर हो रहा है वो जो जितना चार्ज निकल रहा है उससे ज्यादा हो या उसके इक्वल हो। तो यानी जो रिलेशनशिप हमें सेटिस्फाई करनी है वो ये है कि या तो वो उससे ज्यादा हो जो चार्ज आ रहा है दोनों के, जो बाहर निकल रहा है उसके मजमूए से, या उसके कम से कम इक्वल जरूर हो, ठीक। अच्छा, तो देखते हैं कि असल में सिचुएशन क्या चल रही है। तो जो C2 है ये तो जा रहा है लाइट्स और डेक की तरफ, इसका तो वापस कोई लेना देना ही नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस और आगे का जो लूप है, ठीक। तो जो C2 है इधर वो तो इधर चला गया, इसमें तो वापस आना ही नहीं, सही। तो रह गया C1। अब C1 से अगर आप अज्यूम कर लें कि जो अंदर जो भी कन्वर्जन हो रही है इधर सारी की सारी वो परफेक्ट भी है, तो C1 से ज्यादा चार्ज तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। जो C होगा वो एट द मोस्ट C1 की इक्वल होगा, सही। तो यानी आइडियल सिचुएशन में C इज इक्वल टू C1, ये है जनाब आइडियल सिचुएशन में, कि आगे ना तो कोई लोड लगा हुआ है और सारी की सारी कन्वर्जन जो है वो सही हो रही है। अच्छा जनाब, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या C1 जो है वो इक्वल है C1 और C2 के मजमूए के। तो अगर C2 नॉन जीरो है यानी C2 कुछ ना कुछ चार्ज निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये तो कतई इक्वल नहीं है, तो C1 तो इन दोनों के मजमूए से कम है, तो ये स्टेटमेंट तो कतई तौर पे गलत है। तो एक्चुअली जो चार्ज इसके अंदर एंटर हो रहा है दैट इज लेस देन जितना चार्ज इससे बाहर निकल रहा है। चार्ज एंटरिंग इज लेसर देन चार्ज लीविंग द कंटेनर। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि चूंकि अब आप एक नॉर्मल पानी की बाल्टी से एग्जांपल ले लें, अगर पानी की बाल्टी के अंदर नीचे सुराख है और सुराख से पानी निकलने की रफ्तार ज्यादा तेज है बनिस्बत इसके जितना पानी आ रहा है, तो होगा क्या कि बाल्टी ऐसा ऐसा खाली होना शुरू हो जाएगी। तो बाल्टी खाली होने से जो आपका जो कंटेनर है जो या आपकी जो बैटरी है उसके अंदर से चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह तो क्या होगा, इवेंचुअली चार्ज खत्म हो जाएगा। चार्ज खत्म हो जाएगा तो कुछ इधर से बाहर नहीं निकलेगा, कुछ इधर से बाहर नहीं निकलेगा,
तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी? इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी तो इंजन कैसे चलेगा, और इंजन नहीं चलेगा तो जनरेटर नहीं चलेगा, जनरेटर नहीं चलेगा तो बैटरी के अंदर चार्ज आएगा नहीं, तो यानी पूरी की पूरी जो पाइपलाइन है ये सारी की सारी एम्प्टी हो जाएगी। तो जनाब उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो थ्योरेटिकली क्या मतलब, ये तो इम्पॉसिबल है कि केस 2 के अंदर ही वो गलत साबित हो गई कि जब आपने सिर्फ बैटरी के साथ गाड़ी की लाइटें लगाई हैं और डेक लगा दिया। अच्छा जी, अब हम केस 3 के ऊपर आते हैं। हालांकि उनकी एक्सप्लेनेशन केस 2 पे गलत साबित होगी, लेकिन फिर भी हम केस 3 का वो एक उसमें हर्ज नहीं कि कंसिडर करने की। केस 3 क्या है? केस 3 जनाबे अली चाय की प्याली। केस नंबर 3। केस 3 क्या है जनाब? केस 3 रियल सिचुएशन है। सिचुएशन अब इसमें क्या हो रहा है? असल सिचुएशन में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तब भी वहां लॉस होता है। सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। सारी की सारी केमिकल एनर्जी फिर इंजन में जब वो कंबस्शन होती है तो सारी की सारी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। मतलब यहाँ पे भी लॉस होगा। ठीक, इसको हम एलमन लॉस का नाम दे देते हैं। फिर जनाब अली इंजन के अंदर जो इंजन के पार्ट्स जो मूव हो रहे हैं, जो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है, उधर भी लॉसेस होंगे। और इंजन से आपने गाड़ी को चलाना भी है, ठीक, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होगी। सही, या आपने गाड़ी को ड्राइव भी करना है। इसको जनाब अली आप L3 का नाम दे देते हैं। ये भी लॉसेस हैं। आगे क्या जी, जनरेटर के अंदर जो चीज़ें मूव हो रही हैं उसके अंदर भी लॉस होगा। सारी की सारी जो एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेटर तक आ रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट होगी नहीं, फ्रिक्शन होती है और भी मसले होते हैं। तो ये एक अलग लॉस है। सही, तो जो एनर्जी बच गई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जो यहाँ से कन्वर्ट होगी, तो जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जी, यहाँ पे हम सपोज करते हैं जो यहाँ पे चार्ज निकल रहा है वो C1 प्राइम है। तो C1 प्राइम मैं दावे से गारंटी से आपको बता सकता हूं कि C1 प्राइम डेफिनेटली जो C1 चार्ज यहां बैटरी से निकल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए उससे कम होगा। सही, यानी उससे भी कम होगा। तो अब क्या होगा? कंटेनर फिर, क्योंकि अब यह है कि अब इवन यहां पे जो चार्ज आ रहा है वो है C1 प्राइम जो अब एंटर हो रहा है सूरत में। इसको दूसरे कलर में लिखते हैं। अच्छा जी, अब जो चार्ज एंटर हो रहा है वो है C1 प्राइम और ये तो C1 से भी कम है। तो यानी जो आपका जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उस पर सिर्फ यह इफेक्ट पड़ेगा कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ होगा और बैटरी पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ डिस्चार्ज कर जाएगी। और बैटरी डिस्चार्ज करेगी तो आपकी सारी की सारी पाइपलाइन एम्प्टी हो जाएगी। सारी की सारी पाइपलाइन एम्प्टी हो गई, बैटरी खाली, ना कोई एनर्जी बची इलेक्ट्रोलिसिस के लिए और उससे ना तो इंजन चलेगा क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं होगा, हाइड्रोजन ही नहीं आई तो इंजन भी नहीं चलेगा और जनरेटर नहीं चलेगा और जनरेटर नहीं चलेगा तो बैटरी नहीं कहां से चार्ज होना है। तो इससे हम जो है दो सवालों के ऊपर हम पहुंचते हैं। कैन अ कार बी रन ऑन वाटर? क्या गाड़ी को पानी पे चलाया जा सकता है? इसका क्या आंसर है? जी हां, चलाया जा सकता है, बट विद बैटरी। ठीक है, एक बैटरी है, उससे इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है और गाड़ी आप चला सकते हैं। दूसरा सवाल, कैन अ कार बी रन ऑन वाटर indefinitely without charging the battery from an external source? यानी क्या गाड़ी को आप बगैर किसी रुकावट के पानी पे ही चला सकते हैं? सिर्फ आप पानी ऐड करें और गाड़ी चलाते रहें और आपने बैटरी भी चार्ज नहीं करनी किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, एब्सोल्युटली नॉट।
एब्सोल्युटली नॉट। वो साहब जो बात कर रहे हैं कि केमिकल एनर्जी से जब मैकेनिकल एनर्जी रिलीज होती है वो उससे भी ज्यादा होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। ये अगर आपको याद हो, आपने कुछ देर पहले आपने वो सुना था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर, किसे आपके पास वो था एक पॉइंट से आपने पेंडुलम एक कनेक्ट किया हुआ था और उसको आपने यहाँ तक पहुंचा के आपने उसको छोड़ दिया था। पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर काइनेटिक एनर्जी बनी, राइट, और फिर वो वापस उतनी हाइट पे आया अगर कोई लॉसेस नहीं है। तो उनके कहने के मुताबिक अगर उनकी बात मान ली जाए तो वो ये है कि मैजिकली होगा ये कि बजाय पेंडुलम यहाँ तक पहुंचे वो उससे भी ज्यादा बुलंदी तक चला जाएगा खुद ब खुद, जो कि पॉसिबल ही नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास टेनिस बॉल होगी, क्रिकेट पाकिस्तान में आपको पता ही है बड़ा मशहूर है। टेनिस बॉल आपने फर्श के ऊपर फेंकी, ठीक, फर्श के ऊपर आई और फर्श से टकरा के फिर ऊपर गई। तो उनकी बात मान ली जाए तो उनका मतलब यह कि जब फर्श से आपने फेंकी, आपने सिर्फ हाथ से छोड़ी है, आपने जोर से नीचे पुश नहीं किया, सिर्फ आपने फेंकी, तो उनकी बात मान ली जाए कि सिर्फ हल्का सा हाथ से छोड़ने से ही वो ये होगा कि जब वो बाउंस बैक होके ऊपर आएगी तो उससे भी ज्यादा बुलंदी पे चली जाएगी। आप खुद जज हैं, समझदार हैं, आप ये काम कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या कभी ऐसे होगा? कभी नहीं। एक और उनका था जी कि हाँ, एक और एग्जांपल थी जी उसकी, एक थाली वाली जिसके अंदर आपने बॉल छोड़ी हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वो अगर लॉसेस नहीं है तो उसी लेवल तक जाती है। उनकी बात मान लीजिए वो उससे भी ऊपर चली जाएगी बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के या बगैर किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अरे हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे? अगर जब ये पेंडुलम यहां पे आ रहा था तो एक और साहब यहां खड़े हुए थे, उन्होंने इसको मजीद पुश कर दिया तो पेंडुलम ज्यादा ऊंचाई तक चला जाएगा। जिन साहब ने बॉल फेंकनी थी उन साहब ने बॉल छोड़ने के अलावा उसको जोर से जमीन पे पटका तो बॉल ज्यादा ऊंची चली जाएगी। और इस थाली वाली एग्जांपल में जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही थी तो किसी ने इसको मजीद धक्का दे दिया, वो ज्यादा ऊपर चली गई। तो ये जो खुफिया सोर्स है, जो सीक्रेट सोर्स है ना, सीक्रेट सोर्स, ये सीक्रेट सोर्स, ये जो ब्लू वाले एरोस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, 3 एरोस, ये सीक्रेट सोर्स है। तो इस सीक्रेट सोर्स के बगैर ये मुमकिन ही नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट्स घर पे करके देख सकते हैं, पेंडुलम वाला, टेनिस बॉल वाला, या इस थाली के अंदर या के अंदर इस तरह का एक्सपेरिमेंट। तो ये सीक्रेट सोर्स के बगैर मुमकिन ही नहीं। तो उनकी कार में सीक्रेट सोर्स क्या है जनाब? एन मुमकिन क्या, 100% आप गारंटी के साथ ये लिख लें कि इंजन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस वाली हाइड्रोजन के अलावा कोई और फ्यूल भी आ रहा है। वो फ्यूल क्या हो सकता है? पेट्रोल या सीएनजी। और जब एक्स्ट्रा फ्यूल आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? उस एक्स्ट्रा एनर्जी से ना सिर्फ गाड़ी चल रही है, जनरेटर भी ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा है और उससे बैटरी भी चार्ज हो रही है और उससे ये सारा काम चल रहा है। तो ये है जनाब वो सीक्रेट सोर्स जो कि उन्होंने दिखाई नहीं और ना कभी दिखाएंगे। अच्छा जनाब, तो इसके बाद वो एक और बड़ी मजे की बात करते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है तो आप उसको धक्का लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और गाड़ी एक दफा स्टार्ट हो गई तो आप रावलपिंडी से लाहौर पहुंच जाएंगे लेकिन गाड़ी बंद नहीं होगी। वाह क्या बात है, वो इधर भी डंडी लगा गए। मैं उनसे मुराद आगा वकार साहब की बात कर रहा हूं। उनकी बात को समझने के लिए या हकीकत को समझने के लिए आप इस डायग्राम को दोबारा मुलाहिजा कीजिए। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जिससे ये हकीकी कार के थोड़ा सा करीब हो जाएगी,
क्योंकि हकीकी कार में क्या चीज़ नहीं होती, हकीकी कार में जनाब जो ये नॉर्मल कार में एक इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, ठीक। तो आप यूँ समझ लें जी, बैटरी जो है वो लूजली कनेक्टेड है इंजन से। इसका एक फंक्शन है, इसका काम इंजन को की रनिंग में, यानी वो ऐसा एनर्जी को, इंजन की रनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है, लेकिन इंजन को चलाए रखना और इंजन को स्टार्ट करना है। बैटरी का जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो इंजन को स्टार्ट करना है। तो करते ही है कि जब आप गाड़ी का सेल्फ मारते हैं, जैसे आप कहते हैं, तो बैटरी करंट प्रोवाइड करती है, जिससे इंजन जो है वो स्पार्क, उसके अंदर इंजन की चैम्बर्स के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और जो पेट्रोल और सीएनजी आ रही होती है उसके चैम्बर्स के अंदर, वो जलती है, जिससे इंजन चलना शुरू करता है। तो बैटरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम इंजन को स्टार्ट करना है। अगर बिलफर्ज महाल आपकी बैटरी डाउन है, तो आपने सुना होगा जी, लोग कहते हैं कि जी धक्का लगाना पड़ेगा गाड़ी को क्योंकि बैटरी डाउन है। तो उसमें होता ये है कि जब आप धक्का लगाते हैं तो गाड़ी के मोशन की वजह से गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी आती है। तो यानी ये फॉर एग्जांपल गाड़ी है, वो इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, लेकिन ये जी गाड़ी है, ठीक। इसको आपने धक्का लगाया तो उसके मोशन की वजह से इसके अंदर आई काइनेटिक एनर्जी, ठीक। वो काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना जनाब, ये फिर जो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम है उसको उसकी कमी ये पूरा करती है, और फिर ये हेल्प करती है गाड़ी को स्टार्ट करने में। तो एक दफा गाड़ी जब स्टार्ट हो गई, इंजन स्टार्ट हो गया, तो फिर इंजन के अंदर जो आपका फ्यूल है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो फ्यूल से जो केमिकल एनर्जी है, फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है, वो इंजन में थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। वो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये गाड़ी को चलाएगी भी, और गाड़ी का जनरेटर भी चलाएगी, और जनरेटर चलाने से जनरेटर फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, और वो इलेक्ट्रिक करंट दूसरी चीजों के अलावा बैटरी को चार्ज करने के लिए भी इस्तेमाल होगी, सही। तो एक दफा जब गाड़ी स्टार्ट हो गई, इंजन स्टार्ट हो गया, तो इंजन ने पेट्रोल जलाना शुरू कर दिया, और फिर उससे जनरेटर चलना शुरू हो गया, तो बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो गई। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि इंजन में पेट्रोल कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है। वो कैसे बर्न हो रहा है, वो मतलब जैसे भी बर्न हो रहा है, लेकिन उसमें यह कि जो पेट्रोल या सीएनजी की जो केमिकल एनर्जी है वो कंटिन्यूसली मैकेनिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी फ्यूल कंजम्पशन कंटिन्यूअस है। और वो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होके जनरेटर को चलाती है, और जनरेटर फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है जो बैटरी को चार्ज रखती है, और उसके साथ साथ वो जो केमिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके गाड़ी को चलाते भी है, मतलब इट ड्राइव्स द कार, सही। तो ये तो हो गई उनकी एक और स्टेटमेंट का दिया पांचा। आखिर में वो, बल्कि आखिर में क्या, कुछ प्रोग्राम के कई हिस्सों में वो वो कहते हैं जी, दुनिया के बड़े बड़े अजीम लोगों के साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल हुए हैं, ऐसे वाकयात पेश आए हैं। लोगों ने पहले उनको पागल छागल कहा है, और उसके बाद उन्होंने प्रूव किया कि जी ये सब जो उन्हें कहा गया था वो गलत था। इसकी मिसाल देते हैं जी राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने जहाज उड़ाया। लोग कहते थे जी बेवकूफ हैं, उन्होंने जहाज उड़ाया और उड़ा के दिखाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा इस केस में भी है? तो जवाब है कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लोगों ने जिन ऐसे लोगों को बेवकूफ कहा, फॉर एग्जांपल ये वो राइट ब्रदर्स को कहा उन्होंने बेवकूफ, पहले ये सोचना कि जी कंप्यूटर जो है वो आपके सेल फोन्स के अंदर आ जाएगा या आपके स्मार्टफोन्स के अंदर, देयर लाइक पर्सनल कंप्यूटर, मतलब आप उन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, मतलब इस तरह के आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस के अंदर कंप्यूटर आ जाएगा एक जमाना, मतलब आज से इतना दूर नहीं, 50-60 साल पहले ये दीवाने का ख्वाब लगता था। तो लेकिन ये सब गलत साबित हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज गलत साबित नहीं हुई? जनाब जो चीज गलत साबित नहीं हुई वो फिजिक्स के लॉज हैं, और ये नेचुरल लॉज, नेचुरल फिजिकल लॉज और नेचुरल लॉज हैं, ये गलत साबित नहीं हुए। इन सब इजादात में फिजिक्स के लॉज जो सदियों पुराने हैं ये कभी भी वायलेट नहीं हुए। इवन जब न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन होती है उस लेवल के ऊपर भी जो फिजिक्स के लॉज हैं वो वायलेट नहीं होते।
तो ये बात याद रखने की है कि लोगों के ख्यालात जो डिफरेंट इन्वेंशंस के बारे में थे, जिस तरह हवाई जहाज़ के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, वो ख्यालात गलत साबित हुए। लेकिन ये जो लॉज हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये जो लॉज हैं जो न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर सही साबित हुए, जिसकी वजह से इन्हें लॉज का दर्जा मिला, ये कभी भी गलत साबित नहीं हुए। तो ये जो साहब फरमा रहे हैं बेसिक फिजिक्स के लॉज को वायोलेट करता है, और ना सिर्फ ये उन्हें वायोलेट करता है बल्कि ये जो आपकी कॉमन सेंस है उसके भी खिलाफ है। आप एग्जांपल्स देख लें, जिस तरह ये पेंडुलम की एग्जांपल थी, ये बॉल छोड़ने की एग्जांपल थी, ये इस पेंदे और बॉल वाली एग्जांपल थी। इनमें से भी किसी में फिजिक्स के लॉज वायोलेट नहीं हो रहे हैं। और जब आपको लगता है कि वायोलेट हो रहे हैं, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि एक सीक्रेट सोर्स बीच में अपना हिस्सा प्ले कर रही है, और जो सीक्रेट सोर्स उनकी गाड़ी में है, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो एक और फ्यूल का सोर्स है, पेट्रोल, सीएनजी और व्हाटएवर। डिपेंड करता है कि उस दिन किस चीज की लोड शेडिंग नहीं हुई। तो हासिल कलाम ये कि ये वाटर कार का आइडिया जो आगा वकार साहब ने और उनके साथियों ने पेश किया है इज कंप्लीटली नॉनसेंस, इज एब्सोल्युटली रबिश, इट्स नथिंग बट फ्रॉड। मैं अताउर रहमान साहब को सलाम पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस जैलसाजी को अवाम के सामने लाने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हम जहालत के ऐसे अंधेरों में डूब चुके हैं कि इसके बावजूद आगा वकार जैसा फ्रॉड और धोखेबाज शख्स हमारा कौमी हीरो बन चुका है। खुदारा इस पैगाम को आम कीजिए। अगर इस फ्रॉड कार पर हमारी हुकूमत ने वक्त और पैसा बर्बाद किया तो कौमी दौलत का नुकसान तो जो होगा सो होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस कदर बदनामी और शर्मिंदगी होगी और जिस कदर मजाक उड़ेगा, आपको वीजा स्कैंडल, ड्रग स्कैंडल और स्पॉट फिक्सिंग सब कुछ भूल जाएगा। अपनी आरा के इजहार के लिए इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपके जहन में सवालात उठते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं usmantariq.ut01@gmail.com। उस्मान तारिक को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।